कभी सोचा है कि एक कार, एक फोन या कोई भी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हजारों हिस्सों से मिलकर इतनी परफेक्ट कैसे बन जाती है? इसके पीछे सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत गहरी सोच, एक फिलॉसफी काम करती है। और इसी फिलॉसफी को कहते हैं वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए आज इसी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ सीधे साधे विचारों ने पूरी दुनिया में फैक्ट्रियों का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बिना किसी बर्बादी के कम से कम टाइम में और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के साथ अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। यही तो सपना है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का। ये वो मंजिल है जिसे आज एप्पल से लेकर टेस्ला तक दुनिया की हर बड़ी कंपनी हासिल करना चाहती है। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर होते जाने का एक तरीका है, एक सफर है। तो इसका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो WCM दो बहुत जरूरी चीजों पर टिका है। पहला, हर तरह की बर्बादी को जड़ से खत्म करना। अब यह बर्बादी समय की हो सकती है, सामान की हो सकती है, या फिर किसी बेकार की मेहनत की। और दूसरा, उन लोगों को ताकत देना जो असल में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान हर दिन एक मशीन चलाता है, उससे बेहतर भला कौन जानेगा कि उसे और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। आज हम 3 हिस्सों में WCM को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह आखिर है क्या, फिर हम इसके बड़े ही दिलचस्प इतिहास को देखेंगे, और आखिर में हम इसके आज और आने वाले कल पर एक नजर डालेंगे। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और WCM की जड़ों को खोजते हैं। देखिए, ये कोई एक रात में आया हुआ आइडिया नहीं है, बल्कि ये उन कई महान दिमागों की देन है जिन्होंने पिछली एक सदी में प्रोडक्शन की दुनिया में क्रांति ला दी और हमारे काम करने का तरीका ही बदल डाला। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि WCM का विकास कैसे हुआ। हम हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन से शुरू करेंगे, जहां पहली बार बहुत बड़ी तादाद में चीजें बनाना मुमकिन हुआ। फिर हम युद्ध के बाद के जापान की एक कमाल की कहानी देखेंगे, जहां क्वालिटी ही सब कुछ बन गई। और फिर हम आज के डिजिटल युग तक आएंगे, जहां रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI खेल के नियमों को फिर से लिख रहे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में 2 लोगों ने प्रोडक्शन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थे हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी जादुई मूविंग असेंबली लाइन से कारों को इतना सस्ता और इतनी तेजी से बनाया कि आम लोग भी उन्हें खरीद सकें। और दूसरी तरफ थे फ्रेडरिक टेलर, जिनका मानना था कि हर काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है और हमें साइंस की मदद से उसे खोजना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर स्पीड और एफिशिएंसी की जो नींव रखी, उस पर आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां टिकी हुई हैं। अब हम चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जापान। यहां हर चीज की कमी थी, पैसा, रिसोर्सेज, जगह। इसलिए बर्बादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और इसी जरूरत से एक ऐसा आइडिया जन्मा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसका नाम था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो TPS। ये सिस्टम ही वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का दिल है, उसकी आत्मा है। TPS 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, जस्ट इन टाइम, मतलब सिर्फ उतना ही सामान बनाओ जिसकी तुरंत जरूरत है। इससे क्या होता है? फालतू स्टॉक जमा नहीं होता और पैसा नहीं फंसता। दूसरा है जिडोका, यानी मशीनों को इतनी समझ देना कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो वो खुद ही रुक जाएं, ताकि खराब सामान आगे ना जाए। तीसरा है काइजन, जिसका मतलब है लगातार होने वाले छोटे छोटे सुधार। ये कोई एक दिन की क्रांति नहीं, बल्कि हर एम्प्लॉय के जरिए हर रोज किए जाने वाले सुधार हैं। और चौथा, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, मतलब क्वालिटी की जिम्मेदारी सिर्फ आखिर में जांचने वाले की नहीं, बल्कि सामान बनाने वाले हर एक इंसान की है। 1980 के दशक तक आते आते पूरी दुनिया जापान के इस कमाल की सफलता को बड़ी हैरानी से देख रही थी। फिर एक किताब आई जिसका टाइटल था द मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। इस किताब ने पश्चिम के देशों को पहली बार टोयोटा का राज बताया, और इसने लीन मैन्युफैक्चरिंग नाम के एक नए आंदोलन को जन्म दिया, जो TPS के ही सिद्धांतों पर आधारित था। तो लीन का मतलब था हर उस चीज को हटाना जो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, जैसे एक वर्कर का औजार लेने के लिए बार बार चलना या एक प्रोडक्ट का बेकार में इंतजार करना। इसी के साथ साथ मोटोरोला जैसी कंपनियों ने 6 सिग्मा नाम का एक और जबरदस्त आइडिया पेश किया। यह डेटा पर आधारित एक साइंटिफिक तरीका था जिससे आप अपनी गलतियों को लगभग 0 तक ला सकते थे। जरा सोचिए, 10 लाख चीजें बनाने पर उनमें से सिर्फ 3 या 4 का खराब निकलना, यही 6 सिग्मा का लक्ष्य था। और फिर आया 1990 का दशक। ये वो समय था जब ये सभी अलग अलग विचार, फोर्ड की स्पीड, टोयोटा की क्वालिटी और 6 सिग्मा का डेटा पर आधारित नजरिया एक साथ मिलकर एक बड़े और मजबूत विचार का रूप लेने वाले थे। यहीं पर पहली बार
वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग शब्द को अपनी पहचान मिली। ये एक बड़े छाते की तरह था, जिसके नीचे लीन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और दूसरी सभी बेहतरीन प्रैक्टिसेस एक साथ आ गईं। टोयोटा, फिएट और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने इसे अपनाया ताकि वे दुनिया के बाजार में सबसे आगे रह सकें और सबसे बेहतर प्रोडक्ट बना सकें। अच्छा, तो इतिहास से निकलकर अब वापस आज के ज़माने में आते हैं। WCM के सिद्धांत भले ही कई दशक पुराने हों, लेकिन सवाल यह है कि वो आज की नई टेक्नोलॉजी और चुनौतियों के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। आइए देखते हैं वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का मॉडर्न अवतार। आज का WCM 3 बड़ी चीज़ों पर फोकस करता है। पहला है इंडस्ट्री 4.0, यानी स्मार्ट फैक्ट्रियां जहां रोबोट्स, सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर काम करते हैं। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब है कि हमें सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं बनाना, बल्कि अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और कम से कम रिसोर्सेज बर्बाद करने हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, यानी ये पक्का करना कि हर कर्मचारी को लगे कि वो कंपनी का एक ज़रूरी हिस्सा है और उसकी आवाज़ और उसके आइडियाज़ की कीमत है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी और रोबोट्स के बावजूद WCM का दिल आज भी वही है जो 50 साल पहले था। लोग और बेहतर बनने की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक औजार है, एक टूल है। असली ताकत तो उन कर्मचारियों में है जो हर दिन अपनी सोच और मेहनत से चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। तो हम इस सफर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स और भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्शन की दुनिया में अगला वर्ल्ड क्लास आइडिया क्या होगा? क्या भविष्य में ऐसी फैक्ट्रियां होंगी जहां कोई इंसान नहीं होगा, या फिर इंसान और मशीन के बीच एक नए और गहरे सहयोग का युग शुरू होगा? भविष्य की कहानी तो अभी लिखी जानी बाकी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं वो हमेशा टॉप पर ही कैसे रहती हैं? ऐसा क्या राज है उनके पास जो उन्हें बाकियों से हमेशा 2 कदम आगे रखता है? तो चलिए आज हम उसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम इस कमाल की फिलॉसफी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये WCM यानी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग आखिर है क्या। फिर इसके 8 सबसे ज़रूरी सिद्धांतों को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ खास सिद्धांतों को ज़रा और गहराई से समझेंगे। फिर इसके पूरे फ्रेमवर्क पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये बात करेंगे कि ये किसी भी बिजनेस के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये WCM है क्या चीज़? देखिए, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग या WCM कोई रूल बुक नहीं है। ये असल में एक पूरी सोच है, एक दर्शन है बेस्ट परफॉर्मेंस को हासिल करने का। ये एक ऐसा नजरिया है जिसका बस एक ही मकसद है, हर तरह की बर्बादी को खत्म करो, लागत कम करो और क्वालिटी को इतना बेहतर बनाओ कि कस्टमर की उम्मीदें न सिर्फ पूरी हों बल्कि वो खुश हो जाएं। तो ये कोई टूल नहीं बल्कि सोचने और काम करने का एक तरीका है। चलिए अब WCM की नींव को समझते हैं। ये पूरी की पूरी फिलॉसफी 8 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर खड़ी है जो इसकी कामयाबी की गारंटी देते हैं। ये 8 सिद्धांत हैं। सबसे पहले कस्टमर यानी ग्राहक पर पूरा ध्यान, फिर जीरो वेस्ट यानी शून्य बर्बादी, जीरो डिफेक्ट्स यानी कोई गलती नहीं। फिर आता है काइजन, जिसका मतलब है लगातार सुधार, हर कर्मचारी की भागीदारी, बाजार के हिसाब से तेजी से बदलना यानी फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने के तरीकों में एकरूपता यानी स्टैंडर्डाइजेशन, और आखिर में सस्टेनेबिलिटी। देखिए, अकेले अकेले तो ये सभी बहुत पावरफुल हैं, पर जब ये एक साथ काम करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसे हराना मुश्किल है। तो अब जब हमने इन 8 सिद्धांतों की एक झलक देख ली है, तो चलिए WCM को और अच्छे से समझने के लिए कुछ सबसे ज़रूरी सिद्धांतों पर ज़रा और गहराई से नज़र डालते हैं। हमारी लिस्ट में पहला और सच कहूं तो शायद सबसे ज़रूरी सिद्धांत है कस्टमर पर फोकस। ये WCM की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि सब कुछ कस्टमर से ही शुरू होता है और उसी पर आकर ख़त्म होता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कंपनी में होने वाला हर काम, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, सब कुछ सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है, कस्टमर की उम्मीदों को पूरा करना और हो सके तो उससे भी बेहतर करना। इसमें कस्टमर की ज़रूरतों को ध्यान से सुनना, उन्हें बेहतरीन क्वालिटी देना और सही समय पर डिलीवरी देना शामिल है। यहाँ मकसद सिर्फ एक डील करना नहीं, बल्कि कस्टमर के साथ भरोसे का एक लंबा रिश्ता बनाना है। तो इसे हासिल करने के लिए कंपनियां करती क्या हैं? वो लगातार कस्टमर से फीडबैक लेती हैं और उसे समझती हैं।
वो बहुत मजबूत क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाती हैं और अपनी सप्लाई चेन को इतना असरदार बनाती हैं कि डिलीवरी हमेशा टाइम पर हो। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही पावरफुल सिद्धांत की, जीरो वेस्ट यानी शून्य बर्बादी। इसका लक्ष्य बहुत साफ है, हर रिसोर्स का, चाहे वो कच्चा माल हो, समय हो या फिर मेहनत, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। WCM में बर्बादी को मुदा भी कहा जाता है। इसका मकसद हर उस चीज को पहचानना और खत्म करना है जिससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, जैसे फालतू पड़ा सामान, इंतजार में बर्बाद होता समय या लोगों की बेकार की भागदौड़। जरा सोचिए, जब बर्बादी जीरो हो जाती है तो लागत अपने आप कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। WCM हमें 8 तरह की मुख्य बर्बादियों के बारे में बताता है, जिन्हें मूडा कहते हैं। पहला है जरूरत से ज्यादा बना देना। दूसरा है इंतजार करना, जहां मशीनें या लोग खाली बैठे हैं। तीसरा, सामान की फालतू ढुलाई। चौथा, जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करना। पांचवा, लोगों या मशीनों की बेकार की हरकत। छठा, प्रोडक्ट में गलतियां या डिफेक्ट्स। सातवां है ओवर प्रोसेसिंग, यानी किसी काम पर जरूरत से ज्यादा मेहनत करना। और आठवां, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है लोगों के टैलेंट का सही इस्तेमाल ना करना। हमारा अगला सिद्धांत WCM की आत्मा है, उसकी जान है। इसे दुनिया काइज़ेन के नाम से जानती है, यानी निरंतर सुधार। ये किसी बड़े रातों रात होने वाले बदलाव की बात नहीं करता, नहीं, ये बात करता है लगातार छोटे छोटे पॉजिटिव सुधार करने की कला की। काइज़ेन का मतलब है कि कंपनी में हर कोई, चाहे वो टॉप मैनेजर हो या फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर, हर कोई लगातार छोटे छोटे सुधार करने के लिए आइडिया देता है। जोर बड़े क्रांतिकारी बदलावों पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे सुधारों पर है जो रोज किए जा सकते हैं और जो मिलकर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। काइज़ेन को असल में लागू करने के लिए कंपनियां अक्सर काइज़ेन इवेंट्स आयोजित करती हैं। ये एक तरह की वर्कशॉप होती है जहां टीमें मिलकर किसी एक खास प्रॉब्लम को सुलझाती हैं। वो छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देती हैं और हर कर्मचारी को ये हिम्मत और आज़ादी देती हैं कि वो अपने आइडियाज़ सामने रखें, क्योंकि सबसे अच्छे आइडिया अक्सर उन्हीं लोगों के पास होते हैं जो रोज़ उस काम को कर रहे होते हैं। तो हमने सिद्धांतों को तो समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि इन्हें जमीन पर असलियत में उतारा कैसे जाए। यहीं पर WCM का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क काम आता है। ये एक पूरा ढांचा है, एक रोड मैप है जो इन सिद्धांतों को रोज के काम में लागू करने का तरीका बताता है। WCM का ये फ्रेमवर्क 10 पिलर्स यानी 10 स्तंभों पर टिका है, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, टेक्निकल और मैनेजरियल। टेक्निकल पिलर्स सीधे सीधे प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े होते हैं, जैसे सेफ्टी, लागत पर कंट्रोल और क्वालिटी। ये पक्का करते हैं कि काम सही तरीके से हो। वहीं दूसरी तरफ मैनेजरियल पिलर्स कंपनी के कल्चर और लोगों पर ध्यान देते हैं, जैसे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, उनकी ग्रोथ और पर्यावरण की देखभाल। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि कंपनी न सिर्फ एफिशिएंट हो, बल्कि काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह भी बने। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर WCM इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि, और ये सबसे जरूरी बात है, WCM सिर्फ कुछ टूल्स या तकनीकें नहीं हैं। ये एक सोच है, एक कल्चर है, एक जुनून है, लगातार बेहतर से और बेहतर होने का। जब कोई कंपनी इसे सही मायने में अपनाती है तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं रहता, बल्कि ये कंपनी में हर किसी के सोचने और काम करने का तरीका बन जाता है। जैसा कि ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है, लक्ष्य गुणवत्ता वाले उत्पादों और समय पर सेवा के माध्यम से वैल्यू देकर ग्राहकों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाना है। और आखिर में यही तो WCM का असली सार है, कस्टमर को इतनी अच्छी वैल्यू देना कि वो हमेशा के लिए आपका बन जाए। और अब जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, निरंतर सुधार यानी काइज़ेन के सिद्धांत को हम अपने काम या अपनी जिंदगी में कहाँ लागू कर सकते हैं ताकि बर्बादी को खत्म किया जा सके और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी WCM। लेकिन ये असल में है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जो उत्पादन की दुनिया को पूरी तरह से बदलने का वादा करता है, उसे और भी ज्यादा कुशल, तेज और बेहतर बनाता है। चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। ये सवाल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर होता क्या है ना कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ही कुछ ऐसी रुकावटें छिपी होती हैं जो मुनाफे को धीरे धीरे खा जाती हैं। जरा सोचिए, एक कार बनाने वाली कंपनी को एक खराब हिस्से की वजह से हजारों गाड़ियां वापस बुलानी पड़ती हैं।
ये सिर्फ मरम्मत का खर्च नहीं है, बल्कि इससे ब्रांड की इमेज को भी भारी नुकसान पहुंचता है। WCM इन्हीं चुनौतियों का एक मजबूत समाधान पेश करता है। तो समाधान की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग में आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। ये वो लागतें हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है, लेकिन बिजनेस पर इनका असर बहुत गहरा होता है। इन सभी समस्याओं को ना एक छिपी हुई फैक्ट्री की तरह समझा जा सकता है। ये एक ऐसी अदृश्य फैक्ट्री है जहां समय, पैसा और संसाधन सब बर्बाद हो रहे हैं। अब ये छिपी हुई फैक्ट्री क्या हो सकती है? ये वो समय हो सकता है जब कोई वर्कर एक औजार को ढूंढने में इधर-उधर घूम रहा है, या फिर वो कच्चा माल जो खराब हो गया क्योंकि उसे समय से बहुत पहले मंगवा लिया गया था। ये वो फैक्ट्री है जिसे कोई भी चलाना नहीं चाहेगा, लेकिन अक्सर ये पर्दे के पीछे चल रही होती है और सारे मुनाफे को खत्म कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस छिपी हुई फैक्ट्री से कैसे निपटा जाए? इसका इलाज क्या है? बस यहीं पर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी WCM सीन में आता है। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी सोच है जो इन सारी चुनौतियों से जड़ से निपटने के लिए बनाई गई है। देखिए, WCM को सिर्फ कुछ उपकरणों का एक कलेक्शन नहीं समझना चाहिए। ये एक कंपनी के ऑपरेशंस के लिए ना एक कंप्लीट हेल्थ और फिटनेस प्रोग्राम की तरह है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, जीरो बर्बादी, जीरो देरी और जीरो खराबी। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि ये एक मानसिकता है, एक कल्चर है। WCM के फायदों को और अच्छे से समझने के लिए आइए इन्हें 3 मुख्य स्तंभों या पिलर्स में बांटकर देखते हैं। ये 3 स्तंभ हमें दिखाते हैं कि WCM कैसे बिजनेस, प्रोडक्ट्स और कंपनी कल्चर तीनों को एक साथ बेहतर बनाता है। तो सबसे पहला स्तंभ है बेहतर व्यवसाय। इसका फोकस सीधे सीधे फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फायदों पर है। मतलब ये उन तरीकों के बारे में है जिससे WCM कंपनी के मुनाफे और मार्केट में उसकी पोजीशन को सीधे तौर पर मजबूत करता है। अब यहाँ देखिए, ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे WCM के सिद्धांत असल बिजनेस नतीजों में बदलते हैं। एक तरफ है लागत में कमी। ये कैसे होता है? बर्बादी को खत्म करके, जैसे कि जस्ट इन टाइम सिस्टम से। और इसका नतीजा सीधा सीधा ऑपरेशनल खर्चों में कमी। फिर देखिए, कम लीड टाइम। एक कुशल सप्लाई चेन बनाकर प्रोडक्ट ग्राहक तक तेजी से पहुंचता है। इससे न सिर्फ इन्वेंट्री की लागत बचती है, बल्कि ग्राहक की वफादारी भी बढ़ती है। जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन है बहुत शक्तिशाली। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। सोचकर देखिए, कोई भी चीज तब तक न बनाई जाती है, न मंगाई जाती है, जब तक उसकी असल जरूरत न हो। इससे होता यह है कि इन्वेंट्री में पैसा फंसा नहीं रहता और प्रोडक्शन का फ्लो एकदम स्मूथ बना रहता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट डांस की तरह है, जहां हर स्टेप बिल्कुल सही समय पर और परफेक्ट तालमेल के साथ उठाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्तंभ पर चलते हैं। स्तंभ 2, बेहतर उत्पाद और प्रक्रियाएं। इसका फोकस इस बात पर है कि WCM कैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और मशीनों की दक्षता को सीधे तौर पर सुधारता है, क्योंकि आखिरकार एक अच्छा बिजनेस बेहतरीन उत्पाद ही तो बनाता है। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि WCM समस्याओं के होने का इंतजार नहीं करता, ये उन्हें होने से रोकता है। इसके लिए 5 Whys जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। ये एक सरल सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जिसमें आप किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए बार बार पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों हुआ। और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी TPM ये पक्का करता है कि मशीनें खराब होने से पहले ही ठीक हो जाएं। और इन सब का नतीजा एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और भरोसेमंद मशीनरी। अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। यह है बेहतर संस्कृति और ग्रह। यह स्तंभ इस बात पर रोशनी डालता है कि WCM का सकारात्मक असर कर्मचारियों और पर्यावरण पर कैसे पड़ता है, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास कंपनी सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोचती, वो अपने लोगों और इस ग्रह की भी परवाह करती है। ये स्तंभ साफ दिखाता है कि WCM सिर्फ एक टेक्निकल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मानवीय सिस्टम भी है। जब कर्मचारियों को काइजन जैसी गतिविधियों के जरिए सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, काइजन का मतलब है निरंतर सुधार, तो उनका मनोबल बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनकी भी सुनी जा रही है। और साथ ही जब बर्बादी कम करने पर ध्यान दिया जाता है, तो कंपनी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है, जो आज के दौर में कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब तक हमने सिद्धांत की बात की,
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब असल दुनिया में काम करता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल करता है। चलिए अब कुछ असल उदाहरण देखते हैं कि कैसे दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां WCM को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रही हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि WCM सिर्फ कार बनाने वाली कंपनियों के लिए है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ही इसकी असली ताकत है। ऑटोमोटिव से लेकर फार्मा तक, FMCG से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, WCM के सिद्धांतों को किसी भी इंडस्ट्री में कामयाबी से लागू किया गया है। बस शर्त इतनी है कि वहाँ गुणवत्ता और दक्षता मायने रखती हो। जब भी WCM की बात होती है तो टोयोटा का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने ही लीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसकी नींव रखी थी। एक ऐसा सिस्टम जो हर उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो वैल्यू बढ़ाती है और बाकी सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ टोयोटा तक ही सीमित नहीं है। सैमसंग और इंटेल जैसी टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनियां भी अपनी दक्षता और टॉप नॉच क्वालिटी बनाए रखने के लिए इन्हीं सिद्धांतों पर भरोसा करती हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। फाइजर जैसी दवा कंपनियां, जहां गुणवत्ता और नियमों का पालन सबसे जरूरी है, वो इसका इस्तेमाल करती हैं। और नेस्ले से लेकर कोका कोला तक हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले कई उत्पाद उन कारखानों में बने हैं जो WCM के सिद्धांतों पर चलते हैं। ये इसकी व्यापक स्वीकृति और सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। तो इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? WCM सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आने वाले कल की तैयारी है। ये बेहतरीन बनने की एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि WCM सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये एक संस्कृति है, एक सोचने का तरीका है। ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने वाले हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। असली बदलाव तभी आता है जब हर कोई मिलकर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़े जाते हैं। WCM ने मैन्युफैक्चरिंग में एक क्रांति ला दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, सोचिए उत्कृष्टता का अगला मानक, अगला विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के निर्माता देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, या जिसे शॉर्ट में WCM भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी सोच है जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां टॉप पर बने रहने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर आप ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर ये बड़ी बड़ी सफल कंपनियां ऐसा क्या अलग करती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा दूसरों से एक कदम आगे क्यों रहती हैं? चाहे वो कोई कार बनाने वाली कंपनी हो या फिर आपका फ़ोन बनाने वाली, कुछ नाम ऐसे हैं जो क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन चुके हैं। वो ये कैसे कर पाते हैं? वो बर्बादी को कैसे रोकते हैं और अपने हर एक रिसोर्स का, हर एक मिनट का पूरा इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, इसका कोई जादुई राज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी डिसिप्लिन्ड प्रणाली काम करती है। और इस सवाल का जवाब है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, इसे सिर्फ कुछ रूल्स या टेक्निक्स का एक सेट मत समझिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सोचने का एक पूरा तरीका है, एक फिलॉसफी है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो कहती है हम हमेशा और बेहतर हो सकते हैं। इसका बस एक ही मकसद है, हर तरह के लॉस और वेस्ट, मतलब हर तरह के नुकसान और बर्बादी को जड़ से खत्म करना। और यहाँ बर्बादी का मतलब सिर्फ खराब प्रोडक्ट से नहीं है, बल्कि समय की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी और सबसे ज़रूरी इंसानी टैलेंट की बर्बादी से भी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि WCM की नींव क्या है। फिर हम इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स यानी सुरक्षा, लागत पर कंट्रोल और लगातार सुधार, इनको एक एक करके जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक ऐसा कल्चर बनाते हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो WCM असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे आपको एक बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग बनानी है। अगर आप एक गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं तो आप सीधे 50वीं मंजिल से तो शुरू नहीं कर सकते हैं ना। आपको सबसे पहले एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और गहरी नींव डालनी होगी। WCM किसी भी महान ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही मजबूत नींव है।
ये वो बेस है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। WCM की ये नींव 3 बहुत ही ज़रूरी पिलर्स पे टिकी है। पहला और सबसे ज़रूरी है सेफ्टी, जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरा है कॉस्ट डिप्लॉयमेंट, मतलब ये समझना कि पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है और उसे कैसे रोका जाए। और तीसरा है फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, यानी लगातार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ढूंढकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की आदत डालना। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही काम करते हैं। तो चलिए पहले और सबसे फंडामेंटल पिलर से शुरू करते हैं, सेफ्टी यानी सुरक्षा। WCM का मानना है कि असली कामयाबी और प्रोडक्टिविटी तभी मिल सकती है जब हर एम्प्लॉई काम पर आते हुए और घर जाते हुए पूरी तरह से सेफ महसूस करे। सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां लोग लगातार चोट लगने के डर में काम कर रहे हों, क्या वो कभी अपना बेस्ट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए WCM में मुनाफे और प्रोडक्शन से भी पहले लोगों की सुरक्षा आती है। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है सक्रिय रूप से, मतलब प्रोएक्टिवली। इसका मतलब ये है कि WCM कोई हादसा होने का इंतजार नहीं करता कि बाद में उसकी जांच की जाए। नहीं, इसका लक्ष्य है प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही पहचानना और उन्हें ठीक करना। ये एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर कोई, मैनेजर से लेकर मशीन ऑपरेटर तक, खतरों को पहचानने और उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी लेता है। लक्ष्य बहुत ही सीधा और साफ है, 0 एक्सीडेंट्स। तो कंपनियां ये करती कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस या JSA कहते हैं। ये एक तरह से जासूसी का काम है। आप कोई भी काम लेते हैं, मान लीजिए एक मशीन की सफाई करना, फिर आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला स्टेप मशीन बंद करना, दूसरा केमिकल तैयार करना, तीसरा सफाई शुरू करना। फिर हर स्टेप पर आप और आपकी टीम पूछते हैं, यहाँ क्या गलत हो सकता है? क्या कोई मशीन को गलती से चालू कर सकता है? क्या केमिकल स्किन को जला सकता है? एक बार जब आप इन खतरों को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें रोकने के लिए पक्के उपाय लागू करते हैं। एक और जरूरी टूल है रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। अच्छा, अब हर खतरे पर तो एक साथ काम नहीं किया जा सकता है ना, तो ये मैट्रिक्स हमें ये तय करने में मदद करता है कि पहले किस खतरे पर ध्यान देना है। ये एक डॉक्टर की तरह है जो तय करता है कि किस मरीज का इलाज पहले करना है। वो 2 आसान सवाल पूछते हैं, बीमारी कितनी गंभीर है और इसके होने की संभावना कितनी है। बिल्कुल वैसे ही हम हर खतरे के लिए पूछते हैं, इसके होने की संभावना कितनी है, और अगर ये हो गया तो इसका नतीजा कितना बुरा होगा। इन दोनों को मिलाकर हम जोखिमों को कम, मध्यम या उच्च में बांट देते हैं और सबसे पहले सबसे बड़े और गंभीर जोखिमों पर काम करते हैं। तो जब एक बार सेफ्टी की मजबूत नींव बन जाती है, तब WCM का ध्यान जाता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर। यह है हमारा दूसरा पिलर, कॉस्ट डिप्लॉयमेंट या लागत प्रबंधन। यहाँ हम पैसे की बर्बादी को ठीक उसी तरह देखते हैं जैसे हम सुरक्षा के खतरों को देखते हैं, एक दुश्मन की तरह जिसे पहचानना है, ट्रैक करना है और खत्म करना है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर रिसोर्स को समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। ये एक लेज़र की तरह है, किसी हथौड़े की तरह नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हर डिपार्टमेंट का बजट कम कर दो, नहीं। इसका मतलब है गहराई से विश्लेषण करना कि पैसा बर्बाद हो कहाँ रहा है। क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारी मशीनों को बार बार मरम्मत की ज़रूरत पड़ रही है? क्या हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिन्हें बाद में ठीक करना पड़ता है? ये उन नुकसानों को ढूंढकर उन पर टारगेटेड अटैक करने की प्रक्रिया है। और WCM अपनी तरक्की को नापता कैसे है? अंदाजों से नहीं, बल्कि एकदम सटीक आंकड़ों से। वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPIs का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रति यूनिट लागत में कमी का टारगेट 10% था, लेकिन वो सिर्फ 8% ही हासिल कर पाए। ये एक बड़े से रेड फ्लैग की तरह है जो कहता है, अरे हमें यहाँ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह मशीनों की एफिशिएंसी का टारगेट 85% था, लेकिन वो 80% पर है। ये डेटा हमें साफ साफ बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और हमें अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाने चाहिए। कॉस्ट मैनेजमेंट में एक और जबरदस्त टूल है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी सुबह तैयार होने की रूटीन का एक नक्शा बना रहे हों। आप शायद नोटिस करें कि आप हर सुबह अपनी चाबियां या वॉलेट ढूंढने में 5 मिनट बर्बाद करते हैं। ये एक नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप है। ये आपको आपके लक्ष्य यानी घर से बाहर निकलने के करीब नहीं ले जाता,
तो समाधान क्या है? अपनी चाबियों के लिए एक फिक्स जगह बनाना। बूम, आपने बर्बादी खत्म कर दी। कंपनियां भी ठीक यही करती हैं, बस बड़े स्केल पर। वो अपने पूरे प्रोसेस का नक्शा बनाती हैं, हर उस स्टेप को पहचानती हैं जो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू नहीं जोड़ता, और फिर उसे खत्म करने का तरीका ढूंढती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेफ्टी है, हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल है। अब क्या? अब हमें ये पक्का करना है कि हम लगातार बेहतर होते रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक प्रॉब्लम ठीक कर दी और फिर आराम से बैठ गए। और यहीं पर हमारा तीसरा पिलर, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, पिक्चर में आता है। ये उस इंजन की तरह है जो उत्कृष्टता की इस गाड़ी को हमेशा चलाए रखता है। इस पिलर का असली मकसद है उन जिद्दी, परेशान करने वाली समस्याओं से निपटना जो बार बार लौट कर आती हैं। हर ऑफिस या फैक्ट्री में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में सबको पता होता है, लेकिन कोई उन्हें जड़ से खत्म नहीं करता। फोकस्ड इंप्रूवमेंट हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज न करें, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके गहराई में जाएं और उस असली रूट कॉज को खोजें जो असल में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, और फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। इसका एक क्लासिक और कमाल का पावरफुल टूल है 5 Whys। ये एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर बात पर पूछता है क्यों। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। मशीन बंद हो गई, क्यों? फ्यूज उड़ गया। एक एवरेज टीम क्या करेगी? बस फ्यूज बदलेगी और काम पर वापस लग जाएगी। लेकिन WCM टीम पूछती है, लेकिन फ्यूज उड़ा ही क्यों? जवाब, क्योंकि मोटर ज्यादा गर्म हो गई। वो क्यों गर्म हुई? क्योंकि ल्यूब्रिकेशन की कमी थी। आप तब तक क्यों पूछते रहते हैं जब तक आप उस असली जड़ तक नहीं पहुंच जाते जिसे ठीक करने से समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। इस केस में एक खराब मेंटेनेंस प्रोसेस। एक और बढ़िया विजुअल टूल है फिशबोन डायग्राम, जिसे इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। ये पूरी टीम के लिए एक बड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जैसा है। आप प्रॉब्लम को मछली के सिर पर रखते हैं और फिर हर कोई उसके संभावित कारणों पर दिमाग लगाता है, जिन्हें अक्सर इन 6 कैटेगरीज में बांटा जाता है। मैन पावर, क्या लोगों की ट्रेनिंग में कमी है? मशीन, क्या उपकरण पुराना है? मटीरियल्स, क्या कच्चा माल खराब है? और इसी तरह। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी संभावित कारण छूट न जाए और पूरी टीम एक साथ एक दिशा में सोचे। तो हमने इन 3 जबरदस्त पिलर्स, सेफ्टी, कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट को अलग अलग देखा। लेकिन WCM का जो असली जादू है ना, वो तब होता है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। ये सिर्फ अलग अलग टूल्स के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी मजबूत संस्कृति बनाने के बारे में है जिसे कोई तोड़ ना सके। तो अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, WCM एक मानसिकता है। ये एक ऐसा कल्चर है जहां हर कोई, कंपनी के CEO से लेकर फ्लोर पर काम करने वाले कर्मचारी तक, लगातार पूछ रहा है हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सेफ्टी, कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट अलग अलग टारगेट नहीं हैं, वे एक ही मशीन के गियर हैं जो उत्कृष्टता की दिशा में एक साथ घूम रहे हैं। एक सुरक्षित माहौल में लोग बेहतर काम करते हैं, जिससे लागत कम होती है और सुधार के नए मौके मिलते हैं। और मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा। WCM हमें सिखाता है कि हर प्रॉब्लम, हर नुकसान और हर बर्बादी असल में एक मौका है, कुछ बेहतर करने का, कुछ सीखने का और पहले से ज्यादा मजबूत बनने का। तो एक पल के लिए सोचिए, आपके काम में, आपकी टीम में या यहाँ तक कि आपकी अपनी जिंदगी में वो कौन से छिपे हुए मौके हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो कौन सी छोटी छोटी परेशानियां हैं जिन्हें अगर आज ठीक कर दिया जाए तो कल एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कभी सोचा है कि एक एकदम परफेक्ट, एकदम कुशल फैक्ट्री आखिर चलती कैसे है? मतलब एक ऐसी जगह जहां प्रोडक्शन कभी रुकता ही नहीं, जहां हर मशीन घड़ी की तरह टिक टिक करती है और जहां बनने वाला हर एक प्रोडक्ट बिल्कुल निखुत होता है। सुनने में ये शायद किसी सपने जैसा लगे, है ना? पर यह हकीकत में मुमकिन है, और इस हकीकत की नींव 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, स्वायत्त रखरखाव, दूसरा, पेशेवर रखरखाव और तीसरा, गुणवत्ता नियंत्रण। आज हम इन्हीं तीनों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि ये कैसे मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लगभग कभी फेल नहीं होता। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक फैक्ट्री में मशीनों का शोर है, एक लय में सब कुछ चल रहा है, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एक चुभने वाली खामोशी, एक मशीन बंद हो गई है। जानते हैं, ये वो खामोशी है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे डरावनी होती है। ये सिर्फ एक मशीन का रुकना नहीं है, ये प्रोडक्शन का रुकना है, ये कीमती समय की बर्बादी है, और हर एक सेकंड जो बीत रहा है उसके साथ हजारों लाखों का नुकसान है।
ये एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज जूझती हैं। अचानक से होने वाले ब्रेकडाउन, खराब प्रोडक्ट्स और बेकार जाते रिसोर्सेज। देखिए, मशीनों का खराब होना या प्रोडक्ट में कोई कमी आना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये किसी भी कंपनी की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर सकता है। आपको एक अंदाजा दूं, कुछ बड़े ऑटोमोबाइल प्लांट्स में सिर्फ 1 मिनट के डाउन टाइम की लागत 15 से 20 लाख रुपए तक हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 60 सेकंड की कीमत। तो यही वो जड़ है, वो समस्या है जिसके समाधान की हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे इस महंगी खामोशी को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है अपनी सोच को बदलने में। अब तक ज्यादातर जगहों पर एक नजरिया चलता था, अरे कुछ टूटेगा तो ठीक कर देंगे। इसे कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, मतलब प्रतिक्रिया देना। लेकिन असली खेल तब बदलता है जब हम प्रोएक्टिव यानी सक्रिय हो जाते हैं। लक्ष्य चीजों के टूटने के बाद उन्हें ठीक करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां चीजें टूटे ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग लगने पर उसे बुझाने के बजाय आग लगने की हर वजह को ही खत्म कर देना। तो इस प्रोएक्टिव दुनिया की तरफ हमारा पहला कदम क्या होगा? इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल जमीनी स्तर से, उन लोगों से जो मशीनों के सबसे करीब होते हैं, जो उनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, जो उनकी हर आवाज, हर हरकत को पहचानते हैं, यानी कि मशीन ऑपरेटर्स। और यहीं से हमारी कहानी का पहला पिलर शुरू होता है, स्वायत्त रखरखाव, जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस मेंटेनेंस या AMB कहते हैं। स्वायत्त रखरखाव का फलसफा बहुत ही सीधा और असरदार है। जो मशीन चला रहा है उसे ही उस मशीन का मालिक बना दो। सोचिए, जब कोई चीज हमारी अपनी होती है तो हम उसका ध्यान कैसे रखते हैं? जैसे कोई अपनी गाड़ी का रोज तेल पानी चेक करता है, टायरों में हवा देखता है, कोई भी अजीब आवाज आने पर तुरंत मैकेनिक के पास जाता है। वो अपनी कार को सालों साल टॉप कंडीशन में रखता है। ठीक यही सोच यहाँ भी लागू होती है। जब ऑपरेटर खुद अपनी मशीन की रोज की देखभाल, जैसे उसकी साफ सफाई, तेल देना और छोटे मोटे निरीक्षण की जिम्मेदारी लेने लगते हैं, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आफत बनने से बहुत पहले ही पकड़ लेते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मशीन को साफ करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे इन 7 स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहला स्टेप है प्रारंभिक सफाई और निरीक्षण। इसे खोजपूर्ण सफाई भी कहते हैं, क्योंकि जब ऑपरेटर मशीन का कोना कोना साफ करते हैं तो उन्हें घिने पड़े बोल्ट, तेल का रिसाव जैसी छिपी हुई दिक्कतें नजर आती हैं। इसके बाद उन जगहों को ठीक किया जाता है जहां से गंदगी या धूल मशीन में आती है। फिर लुब्रिकेशन यानी तेल देने के लिए नियम बनाए जाते हैं कि कहाँ, कब और कितना तेल डालना है। फिर ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे खुद छोटे मोटे निरीक्षण कर सकें। धीरे धीरे ये सारी अच्छी आदतें स्टैंडर्ड बन जाती हैं, मतलब प्रोसेस का हिस्सा बन जाती हैं। और आखिरी स्टेप, जो कभी खत्म नहीं होता, वो है निरंतर सुधार, यानी हमेशा बेहतर करते रहना। स्वायत्त रखरखाव को सफल बनाने में मदद करने वाला एक और बहुत ही कमाल का टूल है 5S। ये एक जापानी तकनीक है जो काम करने की जगह को व्यवस्थित रखने का एक तरीका है। सॉर्ट यानी छटाई करके फालतू चीजें हटा दो। सेट एंड ऑर्डर यानी हर जरूरी चीज के लिए एक तय जगह बना दो। शाइन यानी अपनी जगह को हमेशा चमका कर रखो। स्टैंडर्डाइज यानी इन सारे नियमों को पक्का कर दो। और सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी, सस्टेन यानी इस अनुशासन को आदत बना लो। सोचिए, जब हर औजार अपनी जगह पर हो और फर्श पर तेल का एक भी धब्बा ना हो तो कोई भी छोटी से छोटी समस्या भी दूर से ही नजर आ जाती है। तो इतनी सारी मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकलता है? याद है वो डरावनी खामोशी जिसकी हमने बात की थी? ये उसी का जवाब है। जब ऑपरेटर अपनी मशीनों के मालिक बन जाते हैं तो वो समस्याओं को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इससे मशीनें अचानक बंद नहीं होती और उनकी उम्र भी लंबी हो जाती है। ऑपरेटरों को अपने काम में ज्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है और उनके स्किल्स भी बढ़ते हैं। और एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो एक्सपर्ट मेंटेनेंस टीम है वो रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से आजाद हो जाती है और अपना पूरा ध्यान बड़ी और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में लगा सकती है। तो ऑपरेटर अब मशीन के फैमिली डॉक्टर बन गए हैं जो रोज की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जब मामला गंभीर हो, जब किसी बड़ी सर्जरी या गहरे डायग्नोसिस की जरूरत हो, तब हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। और यहीं से कहानी में हमारे दूसरे पिलर की एंट्री होती है, पेशेवर रखरखाव या प्रोफेशनल मेंटेनेंस। पेशेवर रखरखाव ऑपरेटरों की रोज की देखभाल से एक लेवल ऊपर है। ये एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है जो एडवांस टूल्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके मशीनों की सेहत की गहरी जांच करती है। उनका लक्ष्य सिर्फ मशीनों को चलाते रहना नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना होता है कि वो अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता पर और बिना किसी रुकावट के सालों साल काम करें।
ये कुछ एक जनरल डॉक्टर और एक हार्ट स्पेशलिस्ट के बीच के फर्क जैसा है। समय के साथ साथ ये पेशेवर रखरखाव की रणनीतियां बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। पहले के ज़माने में होता था निवारक रखरखाव। ये वैसा ही है जैसे हर 5000 किलोमीटर पर कार का तेल बदलवाना, भले ही तेल की हालत ठीक हो। फिर आया आज का दौर, स्थिति आधारित रखरखाव का। ये तब होता है जब आपकी कार की चेक इंजन लाइट जलती है, मतलब जब कोई संकेत मिलता है तभी आप एक्शन लेते हैं। और भविष्य है भविष्य कहने वाला रखरखाव। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी कार आपको 1 महीने पहले ही बता दे कि उसकी बैटरी खराब होने वाली है। आज एआई और डेटा की मदद से ये हकीकत बन रहा है। ये टेबल इन तीनों रणनीतियों के फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। निवारक रखरखाव जो टाइम बेस्ड है, वो सरल तो है, लेकिन इसमें कई बार बेवजह का काम और खर्चा होता है। स्थिति आधारित रखरखाव ज़्यादा कुशल है क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर ही काम करता है। लेकिन सबसे पावरफुल है भविष्य कहने वाला रखरखाव। ये थोड़ा महंगा और जटिल हो सकता है, लेकिन ये फेलियर को होने से पहले ही रोककर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। पेशेवर रखरखाव का एक और बहुत ज़रूरी पहलू है गलतियों से सीखना। जब कोई मशीन खराब होती है तो उसे सिर्फ ठीक कर देना ही काफ़ी नहीं होता। ब्रेकडाउन एनालिसिस जैसी तकनीकें, जिसमें 5 Whys या 5 बार क्यों पूछने का तरीका शामिल है, हमें समस्या की असली जड़ तक ले जाती है। और FMEA जैसी तकनीक तो एक कदम और आगे है। ये एक तरह का क्या होगा अगर वाला खेल है। टीम बैठकर सोचती है कि एक मशीन किन-किन तरीकों से फेल हो सकती है और फिर उन फेलियर्स को रोकने के लिए पहले से ही प्लान बना लेती है। ठीक है, तो अब तक हमारी मशीनें एकदम स्वस्थ हैं, ऑपरेटर उनकी देखभाल कर रहे हैं और विशेषज्ञ बड़ी समस्याओं को संभाल रहे हैं। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन इस बात की गारंटी है कि उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी एकदम बेहतरीन होगा? जरूरी नहीं। हमें ये भी पक्का करना होगा कि जो प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद डिफेक्ट्स को पैदा होने से रोके। और यहीं पर हमारा तीसरा और आखिरी पिलर सामने आता है, गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल। पुरानी सोच ये थी कि प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसकी क्वालिटी चेक की जाए, लेकिन आज का क्वालिटी कंट्रोल इससे कहीं आगे है। ये एक प्रोएक्टिव सिस्टम है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के हर एक कदम पर क्वालिटी को बनाता है, उसे चेक नहीं करता। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है शून्य दोष, यानी एक ऐसी स्थिति बनाना जहां कोई भी खराब प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंच ही न पाए। सोचिए, एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट में इसका मतलब ये पक्का करना हो सकता है कि हर पैकेट में सही वजन हो और उसकी सील एकदम परफेक्ट हो। इस शून्य दोष के लक्ष्य को पाने के लिए 6 सिग्मा जैसी पावरफुल मेथडोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। इसका DMAIC फ्रेमवर्क हमें एक सीधा रास्ता दिखाता है। D यानी डिफाइन, जहां हम असली समस्या को परिभाषित करते हैं। M यानी मेजर, जहां हम डेटा इकट्ठा करके देखते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। A यानी एनालाइज, जहां हम डेटा का विश्लेषण करके जड़ तक पहुंचते हैं। I यानी इम्प्रूव, जहां हम समाधान लागू करके प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। और आखिर में C यानी कंट्रोल, जहां हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सुधार हुए हैं वो टिके रहें और समस्या दोबारा वापस ना आए। क्वालिटी कंट्रोल की दुनिया में एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार जापानी कॉन्सेप्ट है पोकायोके। इसका मतलब है एरर प्रूफिंग या गलती रोकथाम। इसका लक्ष्य है प्रोसेस को ऐसा बना देना कि इंसान चाहकर भी गलती न कर सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक USB केबल, जिसे आप सिर्फ एक ही तरीके से लगा सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव ओवन जो दरवाजा बंद होने तक चालू ही नहीं होता। ये डिजाइन के जरिए ही इंसानी गलती की गुंजाइश खत्म कर देता है। इसके अलावा और भी कई टूल्स हैं, जैसे कि सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण, जो मैथ्स और चार्ट्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में प्रोसेस की निगरानी करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर लगातार किसी मरीज के हार्ट रेट पर नजर रखे। अगर वो थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। और फर्स्ट टाइम राइट का सिद्धांत एक ऐसी संस्कृति बनाने पर जोर देता है जहां हर काम को पहली बार में ही सही करने का लक्ष्य हो, ताकि सुधार या दोबारा काम करने में समय और पैसा बर्बाद ना हो। तो अब हमने इन 3 पावरफुल पिलर्स को, स्वायत्त रखरखाव, पेशेवर रखरखाव और क्वालिटी कंट्रोल को अलग अलग समझ लिया है। अब असली मजा तब है जब हम ये देखते हैं कि जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो वे कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। देखिए, ये तीनों अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक टीम की तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वायत्त रखरखाव एक मजबूत नींव देता है, साफ और अच्छी तरह से चलने वाली मशीनें। जब नींव मजबूत होती है तो पेशेवर रखरखाव टीम बड़ी और रणनीतिक समस्याओं पर ध्यान दे सकती है।
और जब मशीनें मजबूती से चलती हैं तो क्वालिटी कंट्रोल टीम को कम डिफेक्ट से निपटना पड़ता है, जिससे वो प्रोसेस को और बेहतर बनाने पर फोकस कर सकते हैं। ये एक पावरफुल साइकिल है जो एक दूसरे को लगातार बेहतर बनाता जाता है। और आखिर में इस पूरी चर्चा का सार बस इसी एक लाइन में है। ये पूरी कहानी रिएक्ट करने से प्रिवेंट करने की मानसिकता में बदलाव के बारे में है। ये सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां समस्याएं पैदा ही ना हो। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। स्वामित्व लेना और समस्याओं को होने से पहले रोकना, ये सोच सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है, ये तो सोचने का एक तरीका है। क्या हम अपनी कार का रेगुलर मेंटेनेंस करके या अपने कंप्यूटर पर नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेकर इस मानसिकता को लागू कर सकते हैं? अपनी सेहत, अपने फाइनेंस या अपने रिश्तों में इस रोकथाम वाले नजरिए को कैसे लागू किया जा सकता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सरल सा मानसिक बदलाव जीवन के हर पहलू में एक बहुत ही शक्तिशाली असर डाल सकता है। नमस्ते। हम जब भी किसी बड़ी सक्सेसफुल कंपनी को देखते हैं ना, तो हमें बस उनका शानदार प्रोडक्ट या सर्विस नजर आती है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या होता है? एक बहुत बड़ी, बहुत स्मार्ट मशीनरी काम कर रही होती है। आज हम उसी मशीनरी के 3 सबसे जरूरी पिलर्स, मतलब 3 स्तंभों को समझने वाले हैं, जो किसी भी बिजनेस को कामयाबी की गारंटी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छिपी हुई मशीनरी है क्या? देखिए, ये कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर कोई समझ ले तो वो अपने काम को, अपने बिजनेस को बहुत बेहतर बना सकता है। तो चलिए आज इस सिस्टम को डीकोड करते हैं। आज हम इस सिस्टम को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऑप्टिमाइजेशन इंजन की। ये क्या होता है? फिर हम इसके 3 मेन पिलर्स, फ्लो, रिलायबिलिटी और लोग, इनको एक-एक करके जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो है एक हाई परफॉर्मेंस रेस कार की कल्पना करना। सोचिए, एक रेसिंग कार, उसका हर एक हिस्सा जीत के लिए कितना जरूरी होता है ना? बिजनेस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब इस एनालॉजी को ऐसे समझिए, कंपनी का जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब सामान का आना जाना, वो है रेस कार का पिट क्रू, जो पलक झपकते ही टायर बदल देता है। कंपनी की मशीनें, वो उस कार का भरोसेमंद इंजन है जो रेस के बीच में कभी धोखा नहीं दे सकता। और हमारी टीम क्या है? वो है उस कार का स्किल्ड ड्राइवर, जिसके बिना रेस जीतना नामुमकिन है। चलिए अब अपने पहले स्तंभ पर चलते हैं, फ्लो में महारत हासिल करना। इसका सीधा सीधा लेना देना है लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस से। मतलब सामान और जानकारी सही तरीके से और बिल्कुल सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचे। अच्छा, आसान भाषा में लॉजिस्टिक्स क्या है? जरा सोचिए, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो सामान फैक्ट्री से निकलकर कई गोदामों से होता हुआ एकदम सही समय पर आपके दरवाजे तक कैसे पहुंच जाता है? इसी पूरे कमाल के नेटवर्क को मैनेज करना ही लॉजिस्टिक्स है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, सही चीज सही जगह सही समय पर। अब इस फ्लो को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए कंपनियां कुछ बहुत ही कमाल की तकनीकें अपनाती हैं। एक है जस्ट इन टाइम या JIT, मतलब कच्चा माल तभी मंगाओ जब उसकी जरूरत हो, गोदाम में फालतू सामान जमा ही नहीं करना। दूसरा है कानबन, ये एक विजुअल सिग्नल जैसा है। सोचिए, किसी डिब्बे के खाली होते ही एक कार्ड ऊपर आ गया कि भाई इसे भरो। तीसरा है FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दूध वाला पुरानी बोतलें पहले बेचता है ताकि वो खराब ना हो। और आखिर में है WMS, एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर जो पूरे वेयरहाउस का मैनेजमेंट देखता है। इन सब का एक ही मकसद है, वेस्टेज को खत्म करना। इसे और अच्छे से समझने के लिए पुश और पुल सिस्टम का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पुराने पुश सिस्टम में कंपनियां बस अंदाजा लगाकर माल बना देती थीं और बाजार में धकेल देती थीं। नतीजा, माल अक्सर बच जाता था, बर्बाद होता था। लेकिन पुल सिस्टम, जो JIT और कानबन का आधार है, वो बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ प्रोडक्शन तभी शुरू होता है जब कस्टमर कोई चीज मांगता है, मतलब कस्टमर सिस्टम को अपनी तरफ खींचता है। इससे बर्बादी लगभग 0 हो जाती है। तो ठीक है, हमारा सामान सही ढंग से मूव कर रहा है, फ्लो बन गया है,
लेकिन इसे मूव कौन कर रहा है? मशीनें। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, रिलायबिलिटी। मतलब ये पक्का करना कि हमारी मशीनें हमें कभी धोखा ना दें। और इसका सीक्रेट है अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट या EEM। EAM का फंडा बहुत सिंपल है, इलाज से बेहतर रोकथाम है ना? मतलब मशीन बनने के बाद उसकी गलतियां ठीक करने से लाख गुना बेहतर है कि उसे बनाते समय ही ऐसा डिजाइन किया जाए कि गलती की गुंजाइश ही न बचे। इसके लिए डिजाइनर उन लोगों से बात करते हैं जो असल में मशीन चलाएंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, ताकि एक ऐसी परफेक्ट मशीन तैयार हो जो सालों साल बिना रुके चले। EEM में कुछ बहुत ही स्मार्ट तकनीकें यूज होती हैं। पहली, डिजाइन फॉर मेंटेनेबिलिटी, यानी मशीन को ऐसा बनाओ कि कोई भी उसे आसानी से खोलकर ठीक कर सके। दूसरी है FMEA, ये एक तरह की जासूसी है। मशीन बनने से पहले ही ये पता लगा लेना कि ये कहाँ फेल हो सकती है और क्यों, ताकि उस कमी को डिजाइन में ही खत्म कर दिया जाए। और तीसरी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब सिर्फ मशीन खरीदने का खर्चा मत देखो, बल्कि ये देखो कि उसे चलाने और मेंटेन करने में जिंदगी भर कितना पैसा लगेगा। FMEA प्रोसेस तो समझिए भविष्य देखने जैसा है। पहला स्टेप ये सोचना कि मशीन कैसे टूट सकती है, क्या क्या खराबी आ सकती है। दूसरा स्टेप, इसके टूटने के कारण क्या होंगे और उसके नतीजे क्या होंगे। तीसरा, सबसे बड़े खतरों को पहचानना कि कौन सी खराबी सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, डिजाइन को ही बदल देना ताकि वो खतरा पैदा ही ना हो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये प्रॉब्लम प्रिवेंशन है। और अब हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर आते हैं, लोगों को सशक्त बनाना। क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम और दुनिया की सबसे अच्छी मशीनें भी काबिल और मोटिवेटेड लोगों के बिना बिल्कुल बेकार हैं। लोगों का विकास, इसका सीधा सा मतलब है अपने कर्मचारियों के स्किल्स, उनके ज्ञान और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। और इसका फायदा देखिए दोनों तरफ है। इससे कर्मचारी अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ कंपनी भी अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेती है। ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। लोगों को बेहतर बनाने के लिए भी कई शानदार टूल्स हैं, जैसे ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस। ये एक डॉक्टर की तरह पता लगाता है कि टीम में किसे कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है। फिर है स्किल मैट्रिक्स। ये पूरी टीम की काबिलियत का एक एक्सरे जैसा होता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम करके सीखना, जो कि सबसे असरदार तरीका माना जाता है। और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये कंपनी का अपना विकिपीडिया होता है, जहां सारा ज्ञान, सारा तजुर्बा एक जगह पर सेव रहता है। स्किल मैट्रिक्स इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जरा सोचिए, एक चार्ट है जो एक नज़र में बता देता है कि आपकी टीम का कौन सा सदस्य किस काम में एक्सपर्ट है और किसे थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है। इससे मैनेजर को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा काम किसे सौंपना है और टीम को कैसे और मजबूत बनाना है ना? ये टीम मैनेजमेंट का एक सुपर टूल। अब तक हमने इन तीनों पिलर्स को अलग अलग देखा है, लेकिन असली जादू, असली कमाल तब होता है जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिस्टम के 3 जरूरी हिस्से हैं। अब देखिए कि ये सब असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए एक कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इसके लिए पिलर नंबर 1 यानी फ्लो के हिसाब से उन्हें नए पार्ट्स की JIT डिलीवरी चाहिए होगी, बिल्कुल टाइम पर। पिलर नंबर 2 रिलायबिलिटी के हिसाब से उन्हें नई असेंबली लाइन की मशीन का FMEA करना होगा ताकि वो फेल ना हो। और पिलर नंबर 3 यानी लोगों के हिसाब से ऑपरेटर्स को उस नई मशीन पर OJT यानी ट्रेनिंग देनी होगी। देख रहे हैं, एक ही लक्ष्य को पाने के लिए तीनों स्तंभों का एक साथ काम करना कितना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक परफेक्ट लॉजिस्टिक सिस्टम बेकार है अगर आपकी मशीनें ही बार बार खराब हो जाएं। दुनिया की बेहतरीन मशीनें भी बेकार हैं अगर उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर ट्रेंड न हों। असली ऑप्टिमाइजेशन, असली कामयाबी तभी मिलती है जब ये तीनों स्तंभ एक साथ मजबूत हों। चलिए अपनी रेस कार की एनालॉजी पर वापस चलते हैं। कार रेस क्यों जीतती है? क्योंकि उसका पिट क्रू यानी फ्लो, उसका इंजन यानी रिलायबिलिटी और उसका ड्राइवर यानी लोग, ये तीनों एक साथ एक तालमेल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इनमें से किसी एक की भी कमी पूरी रेस को खराब कर सकती है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन तीनों स्तंभों में से फ्लो, रिलायबिलिटी और लोग, वो कौन सा है जिसे कंपनियां अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देती हैं? और जब वो एक स्तंभ कमजोर होता है या ढह जाता है तो पूरी कंपनी का क्या हश्र होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कभी सोचा है कि जो कंपनियां पर्यावरण का ध्यान रखती हैं वो असल में ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं? आज हम कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि ये मामला सिर्फ नियमों को मानने से कहीं ज्यादा क्यों है और कैसे ये एक बेहतर बिजनेस और एक स्वस्थ धरती दोनों की तरफ ले जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन आखिर इतना जरूरी है क्यों। फिर हम देखेंगे कि कंपनियां अपने असर के लिए पहले से प्लानिंग कैसे करती हैं और वो कौन से तरीके हैं जो वो अपनाती हैं। इसके बाद हम मैनेजमेंट के ढांचों को देखेंगे, अपने फुटप्रिंट को कम करने के प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे और आखिर में ग्रीन होने के वो कमाल के फायदे देखेंगे जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत कहां से होती है? ये एक बहुत ही सीधी और सरल सच्चाई से शुरू होती है। हर बिजनेस, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे ग्रह पर अपनी एक छाप जरूर छोड़ता है। चलिए पहले इसी फुटप्रिंट को समझते हैं और जानते हैं कि ये मायने क्यों रखता है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट को आप किसी कंपनी के लिए एक फिटनेस प्लान की तरह सोच सकते हैं। मतलब ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे की बात नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए अच्छी सेहत और मजबूती बनाने की बात है। इसका सीधा सा मतलब है अपने बुरे असर को कम करना, नियमों के दायरे में रहना और ये पक्का करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी, सेहतमंद दुनिया बचे। ये प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेने जैसा नहीं है, बल्कि पहले से तैयारी करने जैसा है। देखिए, ये सिर्फ कुछ टारगेट नहीं है, ये एक बेहतर बिजनेस बनाने की नींव है। जरा सोचिए, जब कोई कंपनी प्रदूषण कम करती है तो वो सिर्फ धरती की मदद नहीं कर रही, बल्कि अक्सर अपने पैसे भी बचा रही होती है। नियमों को मानकर वो बड़े बड़े जोखिमों से बच जाती है। और जब वो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देती है तो अच्छा टैलेंट और वफादार कस्टमर्स खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो मिलकर एक ज़्यादा मजबूत और जिम्मेदार कंपनी बनाती हैं। अच्छा, तो कोई कंपनी ये सब करना शुरू कैसे करती है? जाहिर है वो आंखें बंद करके कोई भी कदम नहीं उठाती। ये सब कुछ शुरू होता है बहुत ही सावधानी से की गई प्लानिंग से। तो इस अगले हिस्से में हम उन टूल्स को देखेंगे जिनका इस्तेमाल कंपनियां भविष्य में झांकने के लिए करती हैं, ताकि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ही उसके पर्यावरणीय नतीजों का अंदाजा लगाया जा सके। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, या जिसे EIA कहते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे घर बनाने से पहले उसके ब्लूप्रिंट को अच्छे से जांचना। आप ये पक्का करना चाहेंगे कि नींव मजबूत हो और आगे चलकर कोई छुपी हुई प्रॉब्लम सामने ना आ जाए। ठीक उसी तरह EIA एक कंपनी को ये देखने में मदद करता है कि उसका कोई नया प्रोजेक्ट हवा, पानी, पेड़ पौधों और यहाँ तक के लोगों की सेहत पर कैसा असर डालेगा। और ये सब कुछ जमीन पर काम शुरू होने से भी पहले पता चल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक जासूसी कहानी की तरह है, जो एक एक कदम करके आगे बढ़ती है। पहला कदम है स्क्रीनिंग। क्या हमें सच में इस मामले की जांच करने की जरूरत है? फिर आता है स्कोपिंग, हम किन सुरागों की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद होता है इम्पैक्ट एनालिसिस, सबूत क्या कहते हैं। फिर आता है मिटिगेशन, हम किसी भी होने वाले नुकसान को कैसे रोक सकते हैं। और आखिर में डिसीजन मेकिंग, सारे सबूतों को देखते हुए सबसे सही फैसला क्या होगा। तो इतनी मेहनत क्यों की जाती है? कल्पना कीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक नई फैक्ट्री बनाना चाहती है। EIA का इस्तेमाल करके उन्हें बहुत जल्दी पता चल सकता है कि इससे पास में रहने वाले एक दुर्लभ पक्षी के घोंसलों को खतरा हो सकता है। अब इस जानकारी के साथ वो अपने प्लान्स को बदल सकते हैं ताकि पक्षियों को कोई नुकसान ना हो, कानूनी पचड़ों से बच सकें और लोकल लोगों के साथ अच्छे रिश्ते भी बना सकें। मतलब इसमें हर किसी की जीत है। अलग अलग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वाकई एक सस्टेनेबल कंपनी बनानी है तो आपको बड़ी तस्वीर देखनी होगी। ये सिर्फ एक अच्छी आदत डालने जैसा नहीं है, ये तो एक पूरी जीवन शैली बनाने जैसा है। अब हम उन ढांचों पर गौर करेंगे जो कंपनियों को अपने पूरे कामकाज में सस्टेनेबिलिटी को शामिल करने में मदद करते हैं। ISO 14001 को एक जानी मानी रेसिपी बुक की तरह समझिए। ये कंपनियों को एक असरदार एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन देती है। और क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है तो दुनिया भर की कंपनियां इसका इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए कर सकती हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। ये सुधार का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। सबसे पहले आप एक प्लान बनाते हैं जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसी। फिर आप उस पर काम करते हैं यानी इम्प्लीमेंटेशन। आप अपने नतीजों को नापते हैं यानी मॉनिटरिंग। और फिर आप जो सीखते हैं उसके आधार पर सुधार करते हैं, मतलब रिव्यू और इम्प्रूवमेंट।
ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कंपनियों को समय के साथ बेहतर और बेहतर बनने में मदद करती है। देखिए, ये सर्टिफिकेशन हासिल करना सिर्फ एक फैंसी बैज लगाने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐलान है। ये ग्राहकों को बताता है हम परवाह करते हैं, ये निवेशकों को बताता है हम स्मार्ट हैं, और ये कर्मचारियों को बताता है ये काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। सोचिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी बिजली की खपत कम करके ये सर्टिफिकेशन पाती है। वो न केवल पैसे बचाती है बल्कि एक ऐसी कंपनी के रूप में अपनी पहचान भी बनाती है जो सही काम करने में यकीन रखती है। चलिए अब एक खास तरह के सुपर हीरो पर ध्यान देते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर ISO 14000 एक जनरल डॉक्टर है तो EMS एक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, ऊर्जा की बचत। ये सिस्टम कंपनियों को यह पता लगाने में मदद करता है कि उनकी एनर्जी कहां बर्बाद हो रही है और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो कंपनियां ये करती कैसे हैं? ये एक मिशन पर जाने जैसा है। सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करते हैं, एनर्जी पॉलिसी बनाना। फिर वे अपने दुश्मन का जायजा लेते हैं, मतलब ये देखते हैं कि ऊर्जा कहाँ ज्यादा खर्च हो रही है, एनर्जी रिव्यू करना। फिर वो हमले की योजना बनाते हैं, बचत के उद्देश्य तय करना। इसके बाद वो अपनी योजनाओं पर अमल करते हैं, नए उपाय लागू करना, और आखिर में वो अपनी प्रगति पर पैनी नजर रखते हैं, निगरानी और रिपोर्टिंग करना। और इसका फायदा अरे बहुत बड़ा है। बिजली के बिल कम हो जाते हैं, कार्बन फुटप्रिंट छोटा हो जाता है और कंपनी की इमेज भी अच्छी बनती है। एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग के बारे में सोचिए। वहां ऑटोमेटिक लाइटिंग और ज्यादा कुशल AC सिस्टम लगाकर वो हर साल लाखों रुपए बचा सकते हैं और साथ ही उस जगह को काम करने के लिए और ज्यादा आरामदायक भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने बड़ी बड़ी रणनीतियों और ढांचों के बारे में बात कर ली है। अब समय है जमीनी स्तर पर काम करने का। इस अगले हिस्से में हम उन प्रैक्टिकल रोजमर्रा की तकनीकों पर फोकस करेंगे जिनका इस्तेमाल कंपनियां अपने पर्यावरणीय फुटप्रिंट को कम करने के लिए कर सकती हैं। एक बार में एक कदम। हम सब ने 3R के बारे में तो सुना ही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये पर्यावरण प्रबंधन का सुनहरा नियम है। इसे एक क्रम में सोचना जरूरी है। सबसे अच्छी बात जो की जा सकती है वो है खपत कम करना, यानी रिड्यूस। अगला सबसे अच्छा तरीका है चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना, यानी रीयूज। और आखिरी उपाय के तौर पर आता है रिसाइकल। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सोच है जो एक बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। रिड्यूस का मतलब है कम चीजों का इस्तेमाल करना। हो सकता है इसका मतलब है कम पैकेजिंग वाली कंपनी से सामान लेना या फिर कागज के दोनों तरफ प्रिंट करना। रीयूज का मतलब है थोड़ा क्रिएटिव होना, जैसे कांच के जार को फेंकने के बजाय उन्हें मसालों के लिए या बचा हुआ खाना रखने के लिए इस्तेमाल करना। और रिसाइकल वो है जिससे हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, उन प्लास्टिक की बोतलों और कागज को सही कूड़ेदान में डालना ताकि उन्हें एक नया जीवन मिल सके। अब एक अलग तरह के फुटप्रिंट के बारे में बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये आपके सभी कामों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों का कुल वजन है। जो गाड़ी आप चलाते हैं, जो खाना आप खाते हैं, जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, ये सब जुड़ता जाता है। कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस कंपनियों को ये समझने में मदद करता है कि उनका कुल वजन कितना है और इसे कैसे कम किया जाए। तो कोई कंपनी अपना कार्बन वजन कैसे कम करती है? ये एक वजन घटाने के सफर जैसा है। सबसे पहले वो ये पता लगाते हैं कि कैलोरी कहाँ से आ रही है, मतलब उत्सर्जन के स्रोत पहचानना। फिर वो अपना वजन करते हैं, यानी उत्सर्जन की कुल मात्रा को नापना। इसके बाद वो एक डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनाते हैं, यानी कमी की रणनीतियां विकसित करना। और आखिर में वो अपनी प्रगति को लगातार ट्रैक करते हैं। तो इस सब काम का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को समझती है तो वो ज्यादा होशियार फैसले ले सकती है। वो उन जगहों को ढूंढ सकती है जहां एनर्जी बर्बाद हो रही है और पैसे बचा सकती है। वो अपने ग्राहकों को दिखा सकती है कि वो जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर हैं, जिससे ब्रांड के प्रति वफादारी बढ़ती है। और वो आने वाले सख्त नियमों के लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, बड़ी बड़ी रणनीतियों से लेकर छोटे छोटे ढांचों तक। लेकिन दिन के अंत में सारी बात एक सवाल पर आकर टिक जाती है, इसमें फायदा क्या है? इस आखिरी सेक्शन में हम सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि ग्रीन होना सिर्फ ग्रह के लिए ही अच्छा क्यों नहीं है, बल्कि ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है।
तो नतीजा क्या है? सीधी सी बात है, सस्टेनेबिलिटी कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इससे लागत बचती है, कंपनी की इमेज बनती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और हर किसी का भरोसा मजबूत होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर किसी की जीत होती है, जो एक बेहतर दुनिया और एक मजबूत कारोबार दोनों बनाती है। संक्षेप में कहें तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस ही अच्छी बिजनेस प्रैक्टिस है। तो जैसे ही हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे सस्टेनेबिलिटी हर बिजनेस के लिए एक ज़रूरत बनती जा रही है, इनमें से कौन से तरीके या टूल्स सफल कंपनियों की अगली पीढ़ी को परिभाषित करेंगे? क्योंकि आने वाले समय की कामयाब कंपनियां केवल वो नहीं होंगी जो इन तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि वो होंगी जो हम सभी को एक ज़्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। कभी सोचा है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगातार मतलब साल दर साल दूसरों से बेहतर, तेज और ज्यादा असरदार कैसे हो जाती हैं? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब अक्सर उनकी प्रक्रियाओं में, उनके काम करने के तरीके में छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यानी WCM ऑडिट। तो ये WCM ऑडिट आखिर है क्या? इसे किसी भी कंपनी के लिए एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप की तरह समझिए। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक व्यवस्थित तरीका है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कंपनी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मानकों पर खरी उतर रही है या नहीं। देखिए, इसका मकसद सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं है, मतलब ये कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कोई फेल या पास हो रहा हो। इसका असली मकसद है विकास और सुधार के नए अवसरों को पहचानना। आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये हमें WCM ऑडिट की पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराएगी। हम इसकी एकदम बुनियाद से शुरू करेंगे कि ये आखिर है क्या, फिर इसके जो मुख्य चरण हैं उनमें एक एक करके गहराई से उतरेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे निरंतर सुधार, मतलब लगातार बेहतरी के एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, इस प्रक्रिया के क्यों को समझते हैं। आखिर ये सब किया क्यों जाता है? देखिए, WCM ऑडिट सिर्फ एक चेकलिस्ट पर टिक मार्क करने जैसा नहीं है। ये असल में एक रणनीतिक टूल है, एक ऐसा औजार है जो कंपनियों को अपने काम करने के तरीकों को दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनियों के साथ अलाइन करने में मदद करता है, जिससे वे ज्यादा कुशल, ज्यादा लागत प्रभावी और मार्केट में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकें। कहते हैं ना, किसी भी सफल काम की चाबी उसकी तैयारी में छिपी होती है। WCM ऑडिट का ये पहला और शायद सबसे ज़रूरी चरण है, क्योंकि यही वो फेज़ है जो बाकी पूरी प्रक्रिया के लिए एक मजबूत मंच तैयार करता है। आइए देखते हैं कि इस तैयारी में क्या क्या शामिल होता है। तैयारी के इस चरण में ये 4 मुख्य गतिविधियां होती हैं। सबसे पहले तो एकदम स्पष्ट लक्ष्य तय करना कि भाई हम इस ऑडिट से हासिल क्या करना चाहते हैं, इसका दायरा क्या होगा। फिर सही विशेषज्ञों की एक टीम बनाना, ऐसे लोग जिन्हें प्रक्रिया की गहरी समझ हो। तीसरा, कंपनी के पिछले प्रदर्शन के डेटा को समझना ताकि पता चले कि हम आज कहाँ खड़े हैं। और आखिर में एक किक ऑफ मीटिंग के साथ सभी को एक साथ लाना, एक पेज पर लाना। ये सारे कदम मिलकर एक सुचारू और प्रभावी ऑडिट को सुनिश्चित करते हैं। और हाँ, ये जो किक ऑफ मीटिंग है, ये सिर्फ एक औपचारिकता बिल्कुल नहीं है। ये सहयोग और भरोसे का माहौल बनाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इसी मीटिंग में हर किसी को ये समझने का मौका मिलता है कि ऑडिट का लक्ष्य किसी को सजा देना या किसी की गलती निकालना नहीं है, बल्कि मिलकर सुधार के नए रास्ते खोजना है। ठीक है, तो तैयारी पूरी हो गई, मंच तैयार है। अब असली काम शुरू होता है, जांच का चरण, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन फेज भी कह सकते हैं। ये वो दौर है जहां ऑडिटर अब कागजों और मीटिंग रूम से निकलकर सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर जाते हैं और सबूत इकट्ठा करते हैं ताकि मौजूदा स्थिति की एक सच्ची, अनबायस्ड तस्वीर सामने आ सके। तो ये ऑडिटर्स जांच करते कैसे हैं? वो कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक जासूस करता है। वो साइट पर घूमकर चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं। वो ऑपरेटर से लेकर मैनेजर तक हर लेवल के कर्मचारियों से बात करते हैं ताकि उनकी राय और ज़मीनी चुनौतियों को समझ सकें। वो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि डेटा पर भी भरोसा करते हैं, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs का विश्लेषण करके परफॉर्मेंस को नापते हैं। ये सारी गतिविधियां उन्हें कंपनी के कामकाज की एक पूरी और निष्पक्ष तस्वीर बनाने में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। ये जो शब्द है वर्ल्ड क्लास, इसका मतलब क्या है?
वो कौन से सुनहरे मानक हैं, वो कौन से पैमाने हैं जिनके आधार पर ऑडिटर किसी कंपनी के प्रदर्शन को मापते हैं। आइए अब इसे जानते हैं। ये हैं WCM के मूल सिद्धांत, जिन्हें इसके स्तंभ या पिलर्स कहा जाता है। ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं हैं, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर एक बेहतरीन कंपनी की इमारत खड़ी होती है। ग्राहक को हर फैसले के केंद्र में रखने से लेकर जीरो डिफेक्ट्स यानी एक भी गलती ना करने का लक्ष्य रखने तक, हर स्तंभ उत्कृष्टता की एक संस्कृति बनाने में मदद करता है। जैसे काइजेन या निरंतर सुधार, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक सोच है कि हमेशा मतलब हमेशा बेहतर होने का एक तरीका मौजूद है, चाहे वो सुधार कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, तो डेटा इकट्ठा हो गया, जांच हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ आधा ही काम है। इसका असली मूल्य तो इसे एक्शन में बदलने में है ना? तो अब हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में आ गए हैं, जांच के नतीजों को, फाइंडिंग्स को एक्शन में बदलना। इसका सबसे पहला कदम उन एरियाज की पहचान करना है जहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। तकनीकी भाषा में इन्हें नॉन कन्फर्मेंस कहा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है वो जगह जहां काम करने का तरीका वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता। और यहां भी लक्ष्य किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए, सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से बात नहीं बनती। वर्ल्ड क्लास ऑडिटर्स समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए 5 Whys जैसे बहुत ही असरदार टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसमें किसी भी समस्या पर तब तक क्यों पूछा जाता है जब तक कि आप उसकी असली वजह तक नहीं पहुंच जाते। जब समस्या की जड़ का पता चल जाता है तो फिर सुधार के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप बनाया जाता है। इसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। फिर सभी सुझावों को उनके प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, किसे पहले करना है, किसे बाद में। इन नतीजों को लीडरशिप के साथ शेयर किया जाता है ताकि सबकी सहमति हो, और आखिर में एक ठोस एक्शन प्लान बनाया जाता है जिसमें हर काम के लिए एक डेडलाइन और जिम्मेदारी तय होती है। एक ऑडिट करवा लेना और कुछ सुधार कर लेना, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। असली लक्ष्य तो निरंतर सुधार की एक ऐसी संस्कृति बनाना है जो कंपनी के DNA का हिस्सा बन जाए, जो हमेशा चलती रहे। ये हमारा अंतिम खंड इसी बारे में है कि इन बदलावों को स्थायी कैसे बनाया जाए। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ऑडिट का जो अंतिम उत्पाद है वो एक एक्शन प्लान है। ये प्लान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये निरंतर सुधार की एक लंबी यात्रा के लिए एक गाइड, एक रोड मैप के रूप में काम करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर को समझना होगा, ऑडिट और निगरानी। ऑडिट को एक सालाना फुल बॉडी मेडिकल चेकअप की तरह सोचिए, और निरंतर निगरानी को अपने रोजमर्रा के स्वास्थ्य की देखभाल करने जैसा, जैसे रोज एक्सरसाइज करना। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। ऑडिट एक गहरी जांच है जो कभी-कभी होती है, जबकि निगरानी दिन प्रतिदिन के प्रदर्शन पर नजर रखने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इसीलिए ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। उत्कृष्टता कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सतत यात्रा है। यही कारण है कि कुछ समय बाद दोबारा ऑडिट करना बहुत जरूरी होता है। ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि जो प्रगति हुई है वो बनी रहे और कंपनी हमेशा सुधार के नए तरीकों की तलाश में रहे। तो जैसा कि हमने आज देखा, एक WCM ऑडिट किसी सफर का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई, बेहतर शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर है। ये उत्कृष्टता की ओर एक यात्रा का पहला कदम है। असली सवाल बस इतना है कि क्या वो कदम उठाने के लिए तैयारी है?